बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले यह डिस्कस किया था कि हम अकाउंटिंग को इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग उसी क्रम में दो महत्वपूर्ण शब्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि पूरी अकाउंटिंग का देखेंगे तो 90% जो एक्टिविटीज़ है इसी दो शब्दों पर ही निर्भर करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो पहला शब्द है, जो पहला आइटम है अकाउंटिंग का, वो है व्यय, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं, और दूसरा है एक्सपेंस, जिसको कि हम खर्च कहते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि व्यय शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अब हम लोग यहाँ व्यय और खर्च के बीच में अंतर क्यों करने जा रहे हैं? आखिर में अकाउंटिंग में ऐसी कौन सी बात है कि ये दोनों शब्द ही इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं जो आज का चर्चा का विषय बना है? हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, बाद में कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें हम लोग, तो मैंने लिखा है कि व्यापार ने वेतन का भुगतान किया 24,000। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें लिखा है एक्सपेंस है ये। पॉइंट नंबर 2 में मैंने लिखा कि फर्नीचर का क्रय 50,000 रुपीज़ का हुआ है। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें एक्सपेंडिचर लिख दिया। तीसरे नंबर पर लिखा है गुड्स, जिसको कहते हैं माल। गुड्स का क्रय हुआ है 1 लाख रुपए का, जिसको मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेंसेस के रूप में दिखा दिया। ये तो मैंने दिखा दिया क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है। आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा या आप जानते होंगे तो अच्छे समझ जाएंगे इसको अच्छे से। अदरवाइज हम लोग इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि कैसे मैंने वेतन को एक्सपेंस लिख दिया, कैसे मैंने फर्नीचर को एक्सपेंडिचर लिख दिया, और क्यों मैंने गुड्स को एक्सपेंस के कैटेगरी में लिखा। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ज़रा फोकस पॉइंट पे फोकस कीजिएगा। मैंने क्वेश्चन पूछा है, क्या इस व्यय, वो जो ऊपर 3 व्यय दिए गए हैं जिसको कि इंग्लिश में आप एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो मैंने पूछा आपसे, क्या इस व्यय से प्राप्त लाभ, उसका जो बेनिफिट है, का उपयोग उसी लेखांकन वर्ष में समाप्त हो जाता है जिस वर्ष आपने आय कमाई है। मतलब ये हुआ कि अगर 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच में आपने, मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का सेल किया, तो ये आपकी क्या हो गई? ये कमाई हो गई, ये आपका अर्निंग इनकम हो जाएगा। अब जो 3 पॉइंट्स पर आपने देखा है, वेतन का भुगतान, फर्नीचर का क्रय और माल का क्रय। अब बारी बारी से इसको हम लोग चेक करते हैं कि जो वेतन का भुगतान व्यापार ने किया है, क्या उसका बेनिफिट व्यापार ने प्राप्त कर लिया? तो जैसा हम सभी जानते हैं कि सैलरी का पेमेंट हम तभी करते हैं जबकि हम सेवा प्राप्त कर चुके होते हैं। व्यवहारिक जगत में आप ऐसा देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि अगर आपको जनवरी माह में सैलरी मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सैलरी आपने जनवरी में सर्विस दिया है तो जनवरी में आपको मिल गया। ये दिसंबर की सैलरी होती है जो जनवरी माह मिलती है, जनवरी की सैलरी आपको फरवरी माह मिलती है। इसका मतलब क्या होता है कि व्यापार पहले कर्मचारियों से सेवा प्राप्त कर लेता है, उसके पश्चात में क्या करता है, उनको वेतन का भुगतान करता है। तो अगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच अगर आपने 10 लाख रुपए का सेल किया तो आपने 10 लाख का अर्निंग कर लिया। तो जो वेतन का भुगतान किया, इसका मतलब कि काम करवाने के बाद पैसा दिया गया। इसका ये अर्थ यह भी निकलता है कि वेतन से मिलने वाला जो सेवा है उसी वर्ष समाप्त हो गया होगा। अब व्यापारी को उस 24,000 से अगले साल कोई सेवा नहीं मिलने वाला है,
जब तक कि वो 24,000 दोबारा भुगतान न करे। उसमें लिखा गया है कि ऐसा व्यय खर्च कहलाता है और इसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। कौन सा व्यय? जिस व्यय से लाभ प्राप्त हो चुका है या जिस व्यय का उपभोग किया जा चुका है, जैसे कि आपके केस में वेतन। अब बात दूसरे पे करते हैं। चलिए फर्नीचर को चेक करते हैं क्वेश्चन पर। क्या फर्नीचर का व्यय से जो लाभ मिलना है, जो बेनिफिट मिलना है, क्या उसे उसी अकाउंटिंग वर्ष में मिल गया जिस वर्ष आपने आय कमाई है? इसका उत्तर बड़ा सिंपल है। क्योंकि फर्नीचर का जो क्रय हो गया है तो फर्नीचर व्यापार में दीर्घ काल तक रहेगा, कम से कम 1 साल से ज़्यादा तो रहेगा ही। तो क्या आप ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि जो फर्नीचर है 50,000 रुपये का, वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में पूरा का पूरा समाप्त हो गया है? क्या फर्नीचर आपको अगले साल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका उत्तर आपको देना चाहिए। मेरे हिसाब से फर्नीचर इस साल ख़रीदा गया है अगर, तो फर्नीचर अगले कई सालों तक आपके व्यापार में रहेगा। तो फिर से हम प्रश्न पर चलते हैं, फोकस पॉइंट पे, कि क्या फर्नीचर पर किया गया व्यय से प्राप्त लाभ या उपयोग जो है उसी वर्ष में समाप्त हो जाता है? तो आप कह सकते हैं कि नहीं, उसका कुछ भाग हम यूज कर सकते हैं, बाकी भाग तो आगामी वर्षों में ही यूज होगा। अब पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में हमने एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में एनालिसिस नहीं किया, तो अब चेक कीजिए। यदि उत्तर ना में है तो ऐसा व्यय सामान्यतः पूंजीगत व्यय कहलाता है। इसीलिए जो फर्नीचर का क्रय है वह एक्सपेंडिचर है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। हमने सामान्यतः वर्ड लिखा है, इसका मतलब ऐसा होता है कि एक्सपेंडिचर में कुछ ऐसे भी आइटम आएंगे जो पूंजीगत व्यय नहीं होंगे, वो सीधे एसेट्स कहलाएंगे। जैसे प्रीपेड है आपका, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है आपका। ये सारे ऐसे एक्सपेंस हैं जो कि पूंजीगत व्यय नहीं कहलाते हैं, लेकिन फिर भी एसेट में आ जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे का। फिर से आप फोकस पॉइंट पे चलिए। अब पूछिए, क्या जो गुड्स का क्रय किया गया है, इस गुड्स के क्रय से प्राप्त लाभ का उपयोग उसी लेखांकन वर्ष, मेरे केस में 1 जनवरी से 31 दिसंबर माना मैंने, क्या कमाई गई आय से मैच कर जाता है? क्या सारा का सारा परचेज हमने कंज्यूम कर लिया है, सेल कर दिया है? अगर आपका उत्तर होता है कि हाँ, जो भी आपने क्रय किया उसी वर्ष में सारा का सारा आपने सेल कर लिया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? तो ऐसा व्यय खर्च कहलाता है। इसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। आप यहाँ यह भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो क्रय किया 1 लाख का और हमने सेल किया 80,000 रुपये की कॉस्ट का, मैं वर्ड बोल रहा हूँ कॉस्ट, मैं सेलिंग प्राइस आपको नहीं बता रहा हूँ। सेलिंग प्राइस 80 से ज़्यादा ही होगा, तभी तो आपको फ़ायदा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप ही हमसे कह सकते हैं कि आपने 1 लाख रुपये का माल क्रय किया, लेकिन माल तो बिका सिर्फ 80,000 का, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं, तो सर 20,000 तो बच गया। तो आप चेक कर लीजिए कि जो 20,000 बचा उसका उपयोग व्यापार तो नेक्स्ट ईयर में करेगा ना। दूसरी तरह से कहें कि उस 20,000 का जो बेनिफिट है व्यापार को चालू वर्ष में प्राप्त नहीं हुआ। मेरे केस में 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। तो आप देखिए, यदि उत्तर ना है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। हालांकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, वो डायरेक्ट एसेट कहलाता है। इसीलिए उसको आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज ए क्लोजिंग स्टॉक आप दिखाते हैं। इसलिए मैंने वहाँ पे सामान्यतः वर्ड लिखा है। तो अगर ये खर्च जो आपका माल का खर्च है, जो उसी साल आपने पूरा सेल कर दिया, तो एक्सपेंस कहलाएगा। मैं एज्यूम कर लिया था कि मैंने पूरा का पूरा माल बेच दिया। अब देखिए लेखांकन व्यवहार। आखिर में जो चर्चा इतना मैंने किया आपसे कि व्यय क्या होता है, खर्च क्या होता है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। उसका मतलब आपको अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में समझ में आएगा। कैसे?
व्यापार ने जो भी व्यय किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्यापार ने जो भी व्यय किया उस व्यय का जो भाग उस साल कंज्यूम कर लिया गया, मतलब उसका लाभ ले लिया गया, या उस खर्च का अब आगे आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, तो ऐसे खर्च को हम एक्सपेंस कहते हैं। अब इसके लिए क्या होगा, ये खर्च को हम नॉमिनल अकाउंट में जब आप जर्नल एंट्री करने जाएंगे तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट 3 मिलता है, तो इस पे आप नॉमिनल अकाउंट का रूल्स अप्लाई करेंगे और इसको बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट में शो करेंगे, जैसा कि नेचर होगा। और अगर ये देखा जाए कि सेम एक्सपेंडिचर लेकिन आपने उसको उसी साल कंज्यूम नहीं किया, जैसे कि आप फर्नीचर देख रहे हैं, फर्नीचर में आपने एक्सपेंडिचर किया, आपको इसका बेनिफिट, आपको इसका लाभ, आप इसका उपयोग कमिंग ईयर्स, आगामी वर्षों में भी कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को आप किस नाम से जानते हैं बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे नियम चेंज, जर्नल के यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल्स अप्लाई करेंगे और इसको शो करेंगे बैलेंस शीट में। अब मैंने कहा एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस, तो मैंने कंक्लूजन में दिखाया है कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। एक्सपेंडिचर, व्यापार जो भी खर्च करेगा, खर्च मतलब एक्सपेंस, यहाँ पे एक्सपेंस का मतलब वर्ब्स लीजिएगा नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। व्यापार जो भी खर्च करेगा वो एक्सपेंडिचर कहलाता है। व्यापार खर्च किस पे करता है? या तो गुड्स परचेज करेगा, या सर्विस परचेज करेगा, या एसेट परचेज करेगा। ये 3 ही आइटम व्यापार कर सकता है। हाँ, प्रीपेड और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये सब आप अभी छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर में कॉस्ट ऑफ गुड्स आता है, कॉस्ट ऑफ सर्विस होता है और कॉस्ट ऑफ एसेट्स होता है। अब यहाँ पर भी एक बार रिवाइज कर लीजिए कि ये तीनों आइटम जो आपके सामने दिख रहे हैं, गुड्स, सर्विस और एसेट्स, इसका जो पार्ट आपने कंज्यूम कर लिया एक फाइनेंशियल ईयर में, वो निश्चित रूप से वो कहलाएगा खर्च यानी एक्सपेंस कहलाएगा। उस पर आप निकालेंगे, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स लगाएंगे और ट्रेडिंग पीएल में शो कर देंगे। और जो पार्ट आपको भविष्य में मिलता है कि उससे लाभ मिलेगा, खास करके जो एसेट्स होते हैं या डेफर्ड होते हैं, वो कहलाएगा आपका एक्सपेंडिचर, जिसको कि आप कंज्यूम करेंगे फ्यूचर में। तो कंक्लूजन क्या निकला? आपको केयर क्या करना है? बस आपको फोकस पॉइंट पे ही फोकस करना है हमेशा। अगर आपने फोकस पॉइंट को कैच कर लिया है तो आपका एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस क्लियर हो जाएगा और जर्नल एंट्री करते समय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। अंत में फिर से मैं यही कह सकता हूँ और कह रहा हूँ आपसे कि अगर इन 2 वर्ड से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके दिमाग में आता है या क्यूरियोसिटी आपकी आती है कि हाँ इसमें और जानने की इच्छा है, आप मुझे व्हाट्सएप करें या मेल करें। मैं सेम डे में आपको क्या करूँगा, विथ एग्जाम्पल उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और आपको सेंड बैक कर दूँगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।